हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल रफ्तार स्टडी में। तो आज हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं फ्यूल के 14 प्रिंसिपल्स क्या हैं। तो आइए करते हैं हम फ्यूल के 14 प्रिंसिपल। क्या कहते थे फ्यूल के 14 प्रिंसिपल। तो पहला है हमारा इसमें डिवीजन ऑफ वर्क। तो पहला था हमारा डिवीजन ऑफ वर्क। क्या कहता है? डिवाइडिंग द फुल वर्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन अमंग इंडिविजुअल एंड क्रिएटिंग डिपार्टमेंट्स इज कॉल्ड डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब है कि जो फुल वर्क है मीन्स पूरे ऑर्गेनाइजेशन का जितना भी वर्क है ऑर्गेनाइजेशन अमंग इंडिविजुअल्स, उसको डिवाइडिंग कर देना किसमें? अमंग द इंडिविजुअल्स, एक एक लोगों को उस काम को बांट देना। एंड क्रिएटिंग डिपार्टमेंट्स या फिर डिपार्टमेंट्स बना देना इज कॉल्ड डिवीजन ऑफ वर्क। इसी को क्या कहा गया? डिवीजन ऑफ वर्क कहा जाता है। कैसे? एक बार समझते हैं। डिवीजन ऑफ वर्क लीड्स टू स्पेशलाइजेशन एंड स्पेशलाइजेशन हेल्प टू इंक्रीज एफिशिएंसी एंड इम्प्रूवमेंट इन द प्रोडक्टिविटी। यदि हम डिवीजन ऑफ वर्क करते हैं इससे लोगों को स्पेशलाइजेशन मिल जाता है, हेल्प टू इंक्रीज एफिशिएंसी, उनके कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है, एंड इम्प्रूवमेंट इन द प्रोडक्टिविटी, और जो प्रोडक्टिविटी है उसमें भी इम्प्रूवमेंट होता है। एक बार इसको इजी वे में समझते हैं कि मान लो पूरा पूरा होल वर्क है। अब होल वर्क को किसी एक व्यक्ति को दे देते हैं हम, तो वो बेचारा परेशान हो जाएगा क्योंकि उसके पास पूरा वर्कलोड है। अब वो किस काम को कब कब करेगा, जल्दी थक भी जाएगा, उसकी इफिशियंसी है वो रिड्यूस हो जाएगी। तो उससे फ्यूल का कहना था कि जितना भी वर्क है पूरी ऑर्गेनाइजेशन का उसको इंडिविजुअल्स को एक एक को दे दो, जिससे वो अपने आप को स्पेशलाइजेशन ले सकें उस वर्क में। ठीक है ना? तो उनका कहना था कि हर वर्क को डिवाइड कर दिया जाए इंडिविजुअल्स के थ्रू। यहाँ पे एक फिगर ही बनाया मैंने, देखो ये वर्क है पूरा लोड, अब इसको क्या किया? एक एक इंडिविजुअल्स में बांट दिया। तो इससे क्या होगा? वर्क भी जल्दी भी हो जाएगा और कोई भी वर्कर्स परेशान भी नहीं होगा। तो ये पहला था हमारा डिवीजन ऑफ वर्क। देन सेकंड आता है हमारा डिसिप्लिन। डिसिप्लिन क्या है? डिसिप्लिन का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, रूल्स एंड रेगुलेशंस। आइए समझते हैं। डिसिप्लिन मीन्स रेस्पेक्ट फॉर द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। डिसिप्लिन मीन्स अनुशासन का मतलब है रेस्पेक्ट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑर्गेनाइजेशन में बनाए गए हैं उनका रेस्पेक्ट करना, उनका सम्मान करना, मीन्स उनको अपने में इम्प्लीमेंटेशन करना, उसको फॉलो करना। इट इम्प्लाइज एम्प्लॉयज शुड ओबे ऑर्डर ऑफ मैनेजमेंट। जो एम्प्लॉयज हैं उनको ओबे करना चाहिए, मीन्स बात माननी चाहिए मैनेजमेंट की। ठीक है ना? जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए उनके थ्रू पर उनको अपना चलना चाहिए। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग्स फॉर स्मूथ रनिंग ऑर्गेनाइजेशन। ये एक इम्पॉर्टेंट थिंग है जो स्मूथ रनिंग में मदद करता है ऑर्गेनाइजेशन की, क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन को सिंपल स्मूथ चलने में मदद करते हैं। क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशंस के जो बाहर जाता है उसको जो भी प्रकार के पनिशमेंट्स रखे जाते हैं उनको दिया जाता है। यहाँ पे एक फिगर के भी थ्रू मैंने बताया है कि ये है हमारा मैनेजर जो कि इन सबको फॉलो कर रहा है। ठीक है ना? इनको जो भी इंस्ट्रक्शन दे रहा है इनको बात माननी पड़ती है। तो ये है हमारा डिसिप्लिन का प्रिंसिपल। देन आता है हमारा थर्ड यूनिटी ऑफ कमांड। इसका मतलब समझते हैं यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब। According to this principle, subordinates means employees must have and receive order from only one superior या फिर मैनेजर। क्या कहने का मतलब है कि इस प्रिंसिपल का मतलब था कि सबऑर्डिनेट्स मीन्स एम्प्लॉयज को मस्ट हैव रिसीव, उनको मात्र एक ही सुपीरियर से या फिर एक ही मैनेजर से उनको वर्क मिलना चाहिए। ठीक है ना? दोबारा समझाता हूँ हिंदी में कि जो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल का कहना था फ्यूल का कि एक एम्प्लॉय को सिर्फ एक ही सुपीरियर के द्वारा मीन्स एक ही मैनेजर के द्वारा काम मिलना चाहिए। ठीक है? एक एम्प्लॉय एक ही मैनेजर की बात मानेगा, मीन्स उसका जो काम है वो एक ही मैनेजर देगा एक एम्प्लॉय को। ठीक है ना? इट हेल्प टू बेटर रिलेशन अमंग द सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट्स। इससे क्या होगा कि यदि एक मैनेजर एक ही एम्प्लॉय को काम देगा, इससे सुपीरियर और सबऑर्डिनेट्स के बीच में जो रिलेशनशिप है वो अच्छा बना रहेगा। क्योंकि यदि एक एम्प्लॉय है और मान लो 4 मैनेजर उसको वर्क दे रहे हैं तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कि किसका वर्क पहले करना है और किसका क्या वर्क था। तो इसलिए फ्यूल ने कहा था कि हर एक मैनेजर को एक ही एम्प्लॉय को इंस्ट्रक्शन देना चाहिए ताकि वो तुम्हारे काम को बेटर तरीके से कर सके। यहाँ पे देखिए
एक एम्प्लॉय है, सॉरी एक मैनेजर है, अब देखो ये कितने वर्कर को काम दे रहा है, ठीक है ना। इससे क्या ये यूनिटी ऑफ कमांड नहीं है, ठीक है ना। तो एक एम्प्लॉय को सिर्फ एक ही मैनेजर के द्वारा क्या मिलना चाहिए, वर्क मिलना चाहिए, इसको सभी को काम नहीं देना चाहिए, ठीक है ना। ये था हमारा यूनिटी ऑफ कमांड। फोर्थ है हमारा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का क्या मतलब है, वन हेड एंड वन प्लान, मीन्स एक हेड का एक ही प्लान होना चाहिए फॉर अ ग्रुप के लिए ऑफ एन एक्टिविटी विद द सेम ऑब्जेक्टिव। यहाँ कहने का मतलब है कि हर एक का एक ही ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ठीक है ना। मीन्स हर एक का अलग अलग अपना गोल्स नहीं होना चाहिए, सबका सेम ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ऑल एक्टिविटीज विद हैव सेम ऑब्जेक्टिव मस्ट बी डायरेक्टेड बाय अ वन मैनेजर। सभी प्रकार के जो क्रियाएं हैं, एक्टिविटीज़ हैं, उन सभी के सेम होनी चाहिए और सेम ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ठीक है ना। मस्ट बी डायरेक्टेड बाय वन मैनेजर, और उस एक मैनेजर के द्वारा उनको डायरेक्टेड किया जाना चाहिए। ऑल हैव यूज वन प्लान, हर एक को एक ही प्लान यूज करना चाहिए। दिस इज कॉल्ड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यही था यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। एक बार और एक्सप्लेन करता हूँ सही से कि यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब है, फेयोल का कहना था कि हर एक जितनी भी यूनिट हैं उन सब का एक ही गोल होना चाहिए। मीन्स जितने भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उन सब का सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ठीक है। जो कि कुछ भी हो सकता है, कि जैसे कि मान लो उसका ऑर्गेनाइजेशन का कोई ऑब्जेक्टिव है, उसको अकम्प्लिश्ड करना है, मीन्स उसको अचीव करना है, तो सिर्फ हर एक एम्प्लॉय का एक ही टारगेट होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन का जो भी ऑब्जेक्टिव है हमको वही अचीव करना है। क्योंकि हर एक एम्प्लॉय यदि अपना अपना ऑब्जेक्टिव सेट कर लेगा तो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो अकम्प्लिश नहीं हो पाएगा। तो इसलिए फेयोल का कहना था कि सभी लोगों का सिर्फ एक ही डायरेक्शन होना चाहिए, तो वन हेड वन प्लान, ठीक है। देन 5 नंबर आता है हमारा बैलेंसिंग अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी क्या होता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, समझते हैं। रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है, रेस्पॉन्सिबिलिटी इज द ऑब्लिगेशन ऑफ अ मैनेजर टू कैरी आउट द ड्यूटीज असाइन टू हिम। रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है मैनेजर के द्वारा जो भी काम दिए गए हैं एम्प्लॉयज़ को, वो उनकी ड्यूटी बनती है कि उसको काम करके देना, किसको, मैनेजर को। तो ये था हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी। देन अथॉरिटी क्या मतलब क्या है, अथॉरिटी इज द राइट टू गिव ऑर्डर एंड पावर टू टेक द डिसीजन इन द ऑर्गेनाइजेशन। अथॉरिटी का मतलब होता है अधिकार। तो ऑर्गेनाइजेशन को जो भी राइट्स दिए जाते हैं, मीन्स अधिकार दिए जाते हैं एम्प्लॉयज़ को, ताकि वो डिसीजंस ले सकें, जो भी उनको छोटे मोटे जो भी डिसीजंस होते हैं उनको एक ऑर्गेनाइजेशन में वो लोग ले सकें, उसको बोलते हैं हम अथॉरिटी। देन एक आता है हमारा एक टर्म और है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है उत्तरदायी, मीन्स एम्प्लॉय आंसरबिलिटी ऑन यूजिंग द अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी इन टर्म ऑफ अकाउंटेबिलिटी। यहाँ कहने का मतलब है कि जिस मैनेजर को, जिस एम्प्लॉय को जो भी अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई हैं उसके थ्रू काम करना है, और यदि काम नहीं हुआ तो उसके लिए आंसरेबिलिटी भी होना जरूरी है, कि उत्तरदायी। काम यदि नहीं हो पाता है, किसी प्रकार की परेशानी उत्पन्न होती है, तो उसके लिए एम्प्लॉय को या फिर मैनेजर को उत्तरदायी होना पड़ेगा, ठीक है। उस टर्म को क्या बोलते हैं हम, अकाउंटेबिलिटी। इट इज इफ अथॉरिटी इज मोर देन रेस्पॉन्सिबिलिटी, यदि अथॉरिटी ज़्यादा हो जाती है रेस्पॉन्सिबिलिटी से, देन चांस आर डेट अ मैनेजर मे मिसयूज इट। तो ऐसा हो सकता है कि वो जो मैनेजर है वो मिसयूज़ कर सकता है इस अथॉरिटी का, ठीक है ना। तो ये था हमारा बैलेंसिंग अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। देन 6 आता है हमारा सबऑर्डिनेट्स ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द जनरल इंटरेस्ट। यहाँ क्या मतलब है, द इंडिविजुअल इंटरेस्ट शुड बी गिवन लेस इंपॉर्टेंट। यहाँ कहने का मतलब है इस लाइन का कि जो सबऑर्डिनेट्स ऑफ एन इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द जनरल इंटरेस्ट, यहाँ पे कहने का मतलब है कि जो ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट है उसको ऊपर रखना है, और जो जनरल इंटरेस्ट है, मीन जो एम्प्लॉयज़ का इंडिविजुअल का इंटरेस्ट है उनको थोड़ा कम इंपॉर्टेंस देना है, ठीक है ना। तो द इंडिविजुअल इंटरेस्ट शुड बी गिवन लेस इंपॉर्टेंट, जो इंडिविजुअल के जो भी इंटरेस्ट हैं उनको कम रखना है देन कंपेरिजन टू ऑर्गेनाइजेशन को, वाइल द जनरल इंटरेस्ट शुड बी गिवन मोस्ट इम्पॉर्टेंट। वहाँ जनरल इंटरेस्ट को हमको ज़्यादा बढ़ावा देना है, किसके अपेक्षा में, इंडिविजुअल के इंटरेस्ट के अपेक्षा में। बिकॉज द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन गोल शुड बी
नॉट बी प्रिवाइल बाय द इंटरेस्ट ऑफ एन इंडिविजुअल इंटरेस्ट। यहाँ कहने का मतलब है यदि हम ऑर्गेनाइजेशन गोल को यदि हम बढ़ावा नहीं देते हैं तो क्या होगा, और यदि हम इंडिविजुअल के इच्छाएं हैं उनको पूरा करने लग जाएं तो जो ऑर्गेनाइजेशन के जो भी गोल होंगे वो हम अचीव नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल है उसको हमको पहले रखना है और इंडिविजुअल के इंटरेस्ट है उसको हमको बाद में रखना है। सेवेंथ है हमारा रेमोरेशन। रेमोरेशन प्रिंसिपल क्या कहता था? रेमोरेशन इज द प्राइज फॉर सर्विसेज रिसीव्ड। रेमोरेशन एक ऐसा प्राइज होता है जो कि सर्विसेज को करने के बाद मिलता है, ठीक है ना। इफ एन ऑर्गेनाइजेशन वांट्स इफिशिएंट एम्प्लॉयज एंड बेस्ट परफॉर्मेंस देन इट शुड हैव अ गुड रेमोरेशन। यहाँ कहने का मतलब है यदि ऑर्गेनाइजेशन को एक अच्छा एम्प्लॉय चाहिए, ठीक है, और बेस्ट परफॉर्मेंस वाला चाहिए, देन इट शुड हैव अ गुड रेमोरेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन को अच्छा रेमोरेशन रखना पड़ेगा। रेमोरेशन पॉलिसी है उसकी वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए ताकि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अपने आप को उस ऑर्गेनाइजेशन में आ सके, ठीक है ना, एंट्रिंग कर सकें उस ऑर्गेनाइजेशन में। एम्प्लॉयज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन गिव इज हिज बेस्ट व्हेन ऑर्गेनाइजेशन पेड रेमोरेशन विद इट्स सेटिस्फैक्शन। यहाँ पे कहने का मतलब है कि एम्प्लॉयज़ हैं वो ऑर्गेनाइजेशन में अपना बेस्ट देंगे, लेकिन कब देंगे? जब उनको जो रेमोरेशन है वो उनके सेटिस्फैक्शन के अनुसार मिलेगा। तो वो क्या कहते हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं वो ऑर्गेनाइजेशन में अपना बेस्ट देंगे। तो ये थे हमारे 7 प्रिंसिपल्स। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट 7 प्रिंसिपल्स। थैंक यू।